ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इमरान खान साहब के हुक्म पे तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं है। तहरीक इंसाफ ने न चीफ जस्टिस पाकिस्तान से न चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इस्तीफा वगैरह नहीं मांगा। उसमें इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मैं भी उसमें मौजूद था। उसमें खान साहब ने किसी इस्तीफे वगैरह की बात डिमांड नहीं की। जो आज TOR इशू किए गए हैं उसके नतीजे में कैबिनेट विंग ने एक बाकायदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन करना है तसद्दुक़ जिलानी साहब का। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अगले एक आधे रोज में इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन तमाम तर तफसीलात के साथ जारी कर दिया जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत के सामने एक से एक बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो नजर आ रहा है। सरेदस्त दहशतगर्दी की नई लहर, खासतौर पर चाइनीज वर्कर्स पर हमले के बाद की सूरत हाल जो है उसने हालात की संगीनी को और बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ माशी महाज पर IMF प्रोग्राम का हसूल होने के बावजूद मईशत में बेहतरी लाने का जो बड़ा चैलेंज है वो भी दरपेश है। वज़ीर आज़म ने भले मिनिस्ट्रीज को आदाब दे दिए हैं और हुकूमत जारी प्रोग्राम के बाद आइंदा 3 साला IMF प्रोग्राम के लिए भी इस वक्त जो है वो पूरा एतमाद जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन प्रोग्राम की तकमील के लिए जो कड़ी शराइत और इनकी वजह से अवाम के लिए जो मुश्किलात बढ़ेंगी उससे मुल्क में अमूमी बेचैनी पैदा हो सकती है। कल पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है, लेकिन इस सब से कतई नज़र हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही नज़र आ रही हैं। रवा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को हुकूमत जिस तरह से हैंडल कर रही है, क्या उससे मामला हल की तरफ जाएगा या मजीद पेचीदा हो जाएगा? साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन क्या ठोस तहकीकात कर पाएगा, या जिस तरह तासुर जोर पकड़ रहा है कि तहकीकात का मामला कमीशन के हाथों ही ठुस हो जाएगा? दूसरी तरफ PTI इस मामले पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और हाजिर सर्विस जजेस के नीचे ही इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है और इसके लिए भरपूर एहतजाज की जो है वो धमकियां भी दे रही है। लेकिन आज पेशावर में जिस तरह की एहतजाजी रैली थी उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि एक लीडरलेस पार्टी में सेकेंड टियर लीडरशिप जो है वो आपस में ही गुत्थम गुत्था नजर आती है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात बंद कमरों के बजाय अब चौकों और चौराहों पर जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी ऑपोजिशन हुकूमत पर कोई दबाव बना सकती है? आलम यह है कि अपनी मखसूस नशिस्तों को बचाने में नाकामी के बाद सेनेट इंतखाब के इल्तवा का खतरा भी PTI के सर पर मंडला रहा है। अब सवाल यह है कि 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग होनी है। क्या उससे पहले जो है वो KP हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर अपना जो हल्फ ना लेने के मामला है और इंतखाबात का इल्तवा रुकवाने पर जो है वो कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएगी? ये कुछ सवालात हैं जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। मज़हर अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुज़म्मिल सुहरवर्दी हमारे साथ हैं और अथर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। गुफ्तगू का आगाज़ मज़हर साहब आपसे करती हूँ। जो ये इंक्वायरी कमीशन का इस वक्त मसला है और इस पे जो एक बहस व मुबाहिसा, एक कंट्रोवर्सी जो है वो बनी हुई है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत, क्योंकि इस पे डायरेक्टली हुकूमत पर ही जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मामलात में जो है वो इंटरफेयर कर रही है जुडिशरी के, ऐसे में हुकूमत की तरफ से ये कमीशन आना, क्या आपको लगता है इनको बनाना चाहिए था हुकूमत को, या फिर जिस तरह तवक्को की जा रही थी और कहा जा रहा है PTI की जानिब से भी कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इस पर सुओ मोटो लेके उनकी जानिब से कोई डायरेक्शंस आती, उनकी जानिब से कोई कमीशन आती तो शायद मामलात कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लगते, रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट लगते? देखिए, इसको छोड़ दें कि PTI क्या समझती है या क्या चाहती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, उनका एक सियासी मौक़िफ़ है, उनका कोई क़ानूनी या आइनी मौक़िफ़ को तो एक साइड में रखें, क्योंकि उन्हें तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी एतमाद नहीं है। तो अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई इंक्वायरी कमीशन सर्विंग जजेस का करते और सर्विंग जजेस जो है वो फ़ैसला कुछ और, वो ज़ाहिर है उनके लिए एक्सेप्टेबल। असल इशू नहीं है, असल इशू ये कि जो लीगल फर्टिनिटी है उसको भी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। अब तसद्दुक़ जिलानी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनकी जनरल रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है एज ए चीफ जस्टिस, उनके कुछ लैंडमार्क डिसीजंस भी हैं। वो किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन
ये कमीशन, जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये कमीशन जो है वो क्योंकि वज़ीर आज़म जो चीफ़ जस्टिस से मिलने गए थे वो वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पे चीफ़ जस्टिस से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि चीफ़ जस्टिस ने बुलाया था वज़ीर आज़म को। ऐसे ही है। तो अब ज़्यादा इम्कान इसी का है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी है या बनाया गया है वो गालबन जो सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उसमें यही फ़ैसला गालबन हुआ है कि बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करे और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और कोई लार्जर बेंच बना के उसकी इंक्वायरी करे, उन्होंने उसको छोड़ दिया कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे, जो कि एक ज़ाहिर है एक उस पर सवालात हैं। और सवालात इसलिए हैं क्योंकि जो जजेस ने 6 जजेस ने ख़त लिखा था उस जजेस में एग्जीक्यूटिव को भी उन्होंने सस्पेक्ट के तौर पे देखा था और उनके रोल पर भी सवालात उठे थे। तो अब अगर एग्जीक्यूटिव ही कोई कमीशन बनाती है और फिर अल्टीमेटली वो रिपोर्ट भी एग्जीक्यूटिव के पास जाएगी, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो मैटर ऑफ कंसर्न है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि ख़ुद तसद्दुक़ जिलानी साहब अगर ये मामला आगे बढ़ता है और कमीशन का काम शुरू करता है, तसद्दुक़ जिलानी साहब की अपनी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि एक इत्तला ये भी है कि जो पंजाब के जो सीनियर एमिनेंट लॉयर्स ने साइन किए हैं एक पिटिशन कह लें, एक मैटर ऑफ कंसर्न शो की है, उसमें ख़ुद जिलानी साहब के साहिबजादे की भी दस्तखत मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखते हैं मैटर, अलबत्ता ये है कि इससे ये जो 6 जजेस का ख़त है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फार रीचिंग हैं। अभी कुछ भी हो जाए, कमीशन कैसे इंक्वायरी करेगा ये अलग बात है, कुछ क़यास आराइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन ये मैटर इतनी आसानी से दबेगा नहीं। सही, इतनी आसानी से मैटर नहीं दबेगा। आमिर ज़िया साहब, पीटीआई असाइड ये कमीशन बनाने का बज़ाहिरन तो मकसद यही है कि जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीक हो, ट्रांसपेरेंट अंदाज में जो है तहकीक हो। और जैसे कि मैं मज़हर साहब से ये बात पूछ रही थी कि हुकूमत पे ख़ुद इल्ज़ाम है कि एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने जो है वो मुदाखलत की है, वही जो है वो कमीशन बना रहे हैं, उन्हीं के पास रिपोर्ट जानी है, तो इससे मामला सुलझाव की तरफ तो नहीं जाएगा। मतलब जो आपको ट्रांसपेरेंसी दरकार है या आपको जो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें जो है सुलझेंगी, उस तरफ तो मामला जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। योर टेक ऑन दिस? देखिए हमारी जिन खदशात का आपने इजहार किया वो तो अपनी जगह पर है कि जनाब एग्जीक्यूटिव के पास रिपोर्ट जानी है, वो सारी बातें मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। का इशारा जो है मजहरबाज साहब ने भी दिया है। अच्छा, अब इस कमीशन का कोई भी नतीजा निकलता है, वो किस किस्म की भी रिपोर्ट देती है, तो एक तरह से उसको मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। बेशक मुतनाज़ा ना भी हो, बड़ी ईमानदारी से काम करें और बिल्कुल 16 आने किस्म की रिपोर्ट दें, लेकिन जाहिर है कि अगर इसमें वो लोग एग्जीक्यूटिव के मुलव्विस हैं तो फिर किस तरह से उस चीज को डील किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। अच्छा, उससे बड़ी तरह से हम और पीछे जाके देखें तो आप ये देखें कि तो बदकिस्मती है कि इस मुल्क का हर इदारा जो है उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि मुतनाज़ा बना दिया गया है और उसको बेतौकीर कर दिया गया है, गलत किया गया, सही किया गया, ये बिल्कुल अलग बहुत बहस है। लेकिन इसके नतीजे में जो एक हमारे, आप समझे ना कि पहले ही होता था कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते थे, हाई कोर्ट की तरफ देखते थे, इलेक्शन कमीशन की तौकीर अपनी इदारों के ऊपर इतना इस तरह के इल्जामात कभी नहीं लगा करते थे। अब ये तो ज़ाहिर है कि जब तहकीकात होंगी, कोई नताइज निकलेंगे तो पता चलेगा कि किस तक इल्जामात में वजन है, कितने दुरुस्त है या हो सकते बिल्कुल दुरुस्त हो, एक अलग बहस है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक पूरा एक लग रहा है ना कि चीजें इम्प्लोड कर रही हैं, जम्बस कर रही है, हर चीज का क्रेडिबिलिटी का मसला हो गया है। अच्छा, उसमें हम जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो हमारा मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी का मसला हो गया है। आप देखिए ना कि इस वक्त चाहे वो हुकूमत हो चाहे इस इख्तिलाफ हो, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन हो गई है कि कोई दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हम बजाय इसके कि जी भला जो है बुनियादी तजाद बन के बाद लोग कहते हैं जी पीटीआई सबसे बड़ा मसला है, पीटीआई कहती है कि जी ये लोग जो हुकूमत में ये सबसे बड़ा मसला है। मसला तो मजमूई तौर पे सब बन गए इस वक्त, और इस मसले से निकलेंगे कैसे, ये मेरे ख्याल में एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हमें नहीं मिलता, क्योंकि हर आदमी जो है वो जीरो सम गेम की कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मतलब है कि माई वे और हाई वे। अच्छा, इसमें इत्तेदाल कहाँ पर आएगा, और जो लोग इत्तेदाल ला सकते थे, एक मिडिल पाथ निकाला जा सकता है, मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ मिडिल पाथ पे, वो लोग इस वक्त वो फोर्स आपको कोई नजर नहीं आ रही है। तो हर तरफ जो है बिल्कुल एक लोगों ने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं और उसमें बिल्कुल ईमान धर्म की हद तक लोगों को यकीन है। जब इतनी ज्यादा आग लगी हुई हो तो फिर हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को
ये जो मल्टीपल बुरहान है, जो आपने बिल्कुल सही बात की कि दहशतगर्दी का खतरा बहुत बढ़ गया है हमारे लिए, मईशत का खतरा उससे बड़ा है, क्योंकि उसमें सियासी अदम इस्तेकाम, तो इसके लिए टर्म वो जो है ना बड़ी तो मकबूल हो गई कि पॉली क्राइसिस, कि जिसमें एक बुरहान दूसरे बुरहान को फीड कर रहा है। और हमें नहीं पता चल रहा कि पहले किस बुरहान को हल करेंगे तो दूसरा कैसे हल होगा। मेरे ख्याल में बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है, और मुझे नहीं पता कि इन लोगों में इतनी मतलब अहलियत है, सलाहियत है जो सब हुकूमत में है, क्योंकि अगर माजी के हम इनका वो देखें जो इनका किरदार रहा है उस पर मतलब है ज़ाहिर है कि आप वही उसी तरह की बैटिंग तवक्को करेंगे ना जो माजी में की इन लोगों ने, जो पीडीएम के 16 माह में की, या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में की, या पीएमएल नून ने अपने दौर में की, तो इन्हीं के पास इख्तियार है, यही लोगों को डिसाइड भी करना है। तो मुझे तो बहुत ही इस वक्त जो है ना कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है कि बाद लोग बड़े पुरुमीद है कि जिसके बाद कोई बड़ा इनकलाबी काम हो जाएगा इस खत के बाद। मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक, और ये जरा में तूफान आता है ये बिल्कुल इस वक्त एज वी आर इन दिस प्रोग्राम, तो इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि 300 से ज़्यादा जो है वकला उन्होंने ये एक पिटिशन डाला है जिसमें ये आ रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उनसे मुतालबा किया जा रहा है, ख़त लिखा गया है उनसे ये मुतालबा किया गया है कि आप सुओ मोटो नोटिस इस मामले का जो है वो लें। तो लेट्स सी कि उस पर क्या होता है, आगे जाके देखना होगा क्या होता है। मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। इंक्वायरी कमीशन का असल जो उसका काम है वो ये है कि पता लगाए कि ये इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। क्या आपको लगता है कि इनकी इल्ज़ामात की तहकीकात जो हैं वो ठोस तरीके से जो है वो हो सकेंगी? देखिए, पहली बात तो ये तय करने की है कि ये एक सियासी मसला है या आइनी और कानूनी मसला है, ये अदलिया की आज़ादी का इशू है या सियासी जमातों के दरमियान महाजराई का इशू है। अगर तो ये एक आइनी और कानूनी मामला है और पाकिस्तान के आइन में अदलिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, तो मेरे ख्याल में फिर इसको आइन और कानून के तनाजुर में हल करना चाहिए, इसको सियासी तौर पे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइन और कानून क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि कोई भी शख्स अगर इल्ज़ाम लगाए तो उस इल्ज़ाम की तहकीक और तफ्तीश होनी है। तो वो तहकीक और तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 2 दिन बैठा रहा और उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड चीफ जस्टिस पर बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनाया गया है। अब वो इंक्वायरी कमीशन अपना जो भी तहकीक तफ्तीश करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगी। वो कोई हुकूमत अपने पास लेकर बैठी तो नहीं रहेगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में पहले 2 दिन इजलास हुआ है, उसका एलामिया जारी हुआ है, जजिस खत सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में मौजूद है। वो जो भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के आगे पेश हो जाएगी, और अब वो फुल कोर्ट उस पर हेयरिंग कर लेगा और फिर बात तय हो जाएगी कि ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ठीक है या गलत है। ये कोई आम इंक्वायरी कमीशन तो नहीं है जिसकी रिपोर्ट हुकूमत दबाकर बैठ जाएगी, ये फुल कोर्ट की हिदायत पे बना हुआ इंक्वायरी कमीशन है। बाकी जहां तक खत की बात है, जिन पे इल्जाम है एग्जीक्यूटिव पे जो इल्जाम है उन्हीं के पास जो है ये उन्हीं का जो है वो सिस्टम, उन्हीं के जो है वो लोग जो हैं वो तहकीकात करेंगे। तो एक ये जो एक एलिगेशन है या रिजर्वेशन है, ये अपनी जगह तो वो वजन है इसमें? नहीं, वजन नहीं है। अच्छा। मुल्क का आइन और कानून जो कहता है वजन उसमें है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बना है, कोई हुकूमती ओहदेदार तो तफ्तीश नहीं कर रहा है, कोई डीजी एफआईए को तो नहीं लगा दिया गया, कोई आईजी इस्लामाबाद को तो नहीं। लेकिन मुझे फिर मुज़म्मिल साहब ये बताइए कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज होंगे कि अगर उन्होंने देखना है कि ये बगिंग की बात की जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, वो क्या खुद जाके किस तरह एक 1 मैन कमीशन जाके करेगा, या आगे से जो स्टेट के इदारे हैं वही इसमें जो है वो मावनत प्रोवाइड करेंगे? खुद तो नहीं वो कर सकते। ओनेस्ट टू प्रूफ तो इन 6 जजिस पर है ना जिन्होंने इल्जाम लगाया है। इन्होंने साबित करना है कि इनके इल्जाम में कितनी हकीकत है, इनके पास क्या सबूत हैं जिनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया है। क्या बगैर सबूत के इन्होंने मुल्क के इदारों पर इल्जाम लगा दिया है तो एक जज के शयान शान तो नहीं है, वो तो बगैर सबूत के मुल्ज़िम को बरी कर देता है, चाहे पूरे शहर ने कत्ल होता हुआ देखा हो। तो हम ये कैसे सोच लें कि हमारे 6 जजेस ने हाई कोर्ट के बगैर सबूत के खत लिख दिया और उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, और वो आकर कमीशन को कहेंगे आप तहकीक कर लें,
हमने तो इल्जाम लगा दिया, हमारा काम तो इल्जाम लगाना है, तहकीक तफ्तीश करना आपका काम है। भाई उन्होंने पिन पॉइंट इल्जाम लगाया, उन्होंने सबूत देना है। ओनर्स टू प्रूव इन 6 जजेस के ऊपर है जिन्होंने इल्जाम लगाया है। आप इस मुल्क में क्या इस मुल्क के जजेस को भी ये ब्लैंकेट कवर देंगे कि वो सियासी जमातों की तरह इल्जामात लगाकर खत लिखें? मुझे तो खत पर यह भी इतराज है, अगर जज साहब को किसी मुकदमे में दबाव आया है, वो किसी ने भी दबाव दिया है, उन्हें कंटेम्प्ट में उस बंदे को सजा दे देनी चाहिए। उनके पास इस मुल्क के आईन ने ये इख्तियार दिया है कि अगर उनके ऊपर तौहीन अदालत का इख्तियार दिया है उनको, अगर किसी मुकदमे में कोई इंटरफेयर करता है तो वो उसको कंटेम्प्ट में बुला के 2 पेश, ये डीसी इस्लामाबाद को सजा नहीं दी उन्होंने। तो फिर इदारे की, जिस इदारे पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, उस इदारे के सरबराह को भी तौहीन अदालत में सजा दे देते, जरा हिम्मत और जुर्रत पैदा करते। खत लिखना तो एक निहायत ही वीक बात है एक जज की बुनियाद पे। मुझे अतर काज़मी साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करने दें। जहाँ तक TORs की बात है इस कमीशन की, तो उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि बराह रास्त ये भी देखना है कि कोई एहलकार मुलव्वस है या नहीं है। अतर काज़मी साहब, इट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग कि एक सिंगल मैन कमीशन जो है, विदाउट ब्रिंगिंग द स्टेट्स रिसोर्सेज, इदारे उनकी मावनत लिए बगैर ये काम हो नहीं पाएगा। और फिर जिस इदारे पे जो है वो इल्ज़ाम है, उन्हीं ने ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करनी है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स जो है सारा प्रोवाइड करना है। तो मुज़म्मिल साहब को तो इसमें कोई चीज़ नहीं लग रही, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई अबाम की बात नहीं है और ये ओनस तो सारा जो है वो जजेस पे है। देखिए, अभी मुज़म्मिल साहब ने DC इस्लामाबाद का जिक्र किया, उनको सजा हुई, उनको बाकायदा जेल की सजा सुनाई गई तौहीन अदालत में। तो आज DC इस्लामाबाद किधर है? 1 मिनट भी वो अपने ओहदे से इधर उधर नहीं हुए, उस सजा के बावजूद वो अभी भी इस्लामाबाद में। ये वही DC इस्लामाबाद है जिनके ये वही DC इस्लामाबाद है जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। IG साहब का तो अब हटा दिया गया, लेकिन इलेक्शन के दौरान नहीं हटाया गया। वो भी क्यों हटाया गया वो हम सब जानते हैं, और किसके कहने पे क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है ना डॉक्टर साहब कि अब यहाँ पे जो जज साहिबान है, हमने उनको कटहरे में खड़ा कर, मतलब ये जज साहिबान जिन्होंने जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये आप कमीशन बनाएं और तहकीकात करवाएं, चीजों को यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी सुपीरियर जुडिशरी से पूछा, बिल्कुल उन्होंने पूछा कि जनाब हमें गाइडेंस दें, हम क्या करें इस मामले के ऊपर, क्योंकि हाल ही में आपने मुकदमे, इस तरह के मुकदमे के ऊपर फैसला भी किया है। पहले उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, उसके बाद उन्होंने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा और उस वक्त मुलाकात की, और उसमें भी काजी फायज ईसा साहब उस वक्त भी मौजूद थे। तो ये तो मामला तो जुडिशरी का था, उन्होंने जुडिशरी को भेजा, जुडिशरी ने उठा के भेज दिया एग्जीक्यूटिव को कि ये बताओ कि ये जो हमारे जज हैं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। भाई आपने उनको गाइडेंस देनी थी, बताना था कि इस मामले को आपने किस तरह देखना है। और दूसरा, ये फुल कोर्ट के हुक्म पे ये नहीं बना कमीशन, जो भी मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे, वहां पे जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ उसके मिनट कोई जारी हुए, उधर इख्तलाफ हुआ, उधर कुछ जज साहिबान ने कहा कि ये ऐसा ना किया जाए, आप एग्जीक्यूटिव को किस तरह ये चीज दे सकते हैं। और वो जिस खत का आपने जिक्र किया, उस जो 300 से ज्यादा प्रोमिनेंट लॉयर्स ने लिखा है, उस खत में जो दूसरे नंबर पे साइन है वो तसद्दुक जिलानी साहब के अपने साहिबजादे का साइन है कि जनाब हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, इसके ऊपर अदालत को सोमोटो लेना चाहिए। तो यहाँ पे किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये कोई सियासी शख्सियात नहीं है, ये मसला ये उस तरह के इल्जामात नहीं है जो मरियम बीबी या मियाँ साहब या खान साहब खड़े होकर इल्जाम लगा देते थे कि जनाब ये ब्लैकमेलिंग करके फैसले हो रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा कहती थी, ये दीगर सियासी जमातें कहती थी, ये मौलाना ने बाकायदा तौर पे कहा कि अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो ये उस तरह का इल्जाम नहीं है। ये 6 जज साहिबान है, ये कोई एक सियासी जमात नहीं, 6 मुख्तलिफ जज साहिबान है जो हाई कोर्ट के जज साहिबान है, और वो इंतहाई एक संगीन नौयत के जो चीजें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं उसको देखने की जरूरत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, ना कि हम उन जज साहिबान को कटहरे में खड़ा कर दें। इनको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि पहली दफा कि कोई इस तरह की चीज उन्होंने सामने रखी और कहा कि जनाब इसके ऊपर जो है कोई हमें गाइडेंस आप दें। तो इस पे तो कन्वेंशन बुलाना चाहिए था, तमाम हाई कोर्ट्स के जज साहिबान आते और आप बताते कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा जो है वो हुकूमत को दे दिया गया, एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी चीजें, अब वो अपनी मर्जी से करेंगे जो उन्होंने करना है। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब आप रिस्पॉन्ड कर लें, फिर मज़हर साहब की तरफ जाना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अतर कादमी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट में इख्तलाफ था। फुल कोर्ट का एलामिया पढ़ लें, उसमें अक्सरियती उन्होंने लिखा कि अक्सरियती फ़ैसला जो किया गया है और अक्सरियती जो जजेस थे वो इस बात के हक़ में थे। एलामिया पढ़ लें, अक्सरियत का लफ्ज़ उसमें मौजूद है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 6 जजेस ने जो भी कहा है वो कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, उसकी तफ्तीश और तहकीक होगी। कहीं आइन और कानून में ये नहीं लिखा कि जज साहब जो बात कह देंगे वो जिस पर इल्ज़ाम लगा देंगे उसकी तहकीक तफ्तीश नहीं होगी, बल्कि अगले को फांसी लगा दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं उनकी हैसियत भी इल्ज़ाम लगाते वक्त वही है जो मेरी है, आम आदमी जैसी है। बाकी अगर उनके पेशावराना काम में किसी ने मुदाखलत डाली तो आइन में उनको इतने इख्तियारात दिए गए थे कि वो उसको रोक सकते, उन्होंने नहीं रोका, खत लिखकर अपनी कमजोरी दिखाई है। मैं फिर कहता हूं, खत एक पॉलिटिकल स्टंट है, कन्वेंशन बुलाना एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास किसी इदारे के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या इख्तियार है? वो तो सिर्फ जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जब क्या हाईकोर्ट के जज को ये नहीं पता कि मैं जिससे रहनुमाई मांग रहा हूं उसके पास कोई इख्तियार नहीं है मुझे रहनुमाई देने का? वो कोई जुडिशरी का ऐसा फोरम नहीं है जो नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी को रहनुमाई फराम करे। वो जजेस के मिसकॉन्डक्ट का जायजा लेने की एक बॉडी है, वो जजेस को रहनुमाई देने का इदारा नहीं है। शायद उनको इतना आइन और कानून ही नहीं पता इन 6 जजेस को, या वो एक सियासी जमात की सहूलतकारी कर रही हैं। चले, सियासी जमात की सहूलतकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट मज़हर साहब नॉनदलेस मसला जो है वो दिन ब दिन जो है वो पोलिटिसाइज होता जा रहा है। अब इसका आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं? बिकॉज अभी हम पहले भी जब बात कर रहे थे तो कतई नज़र इसके कि पीटीआई जो है वो इस वक्त क्या डिमांड कर रही है। आपने ही पहले बताया कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के बेटे भी उसमें शामिल हैं, जो एक वो ख़त लिखा गया है 300 लॉयर्स की जानिब से। हैविंग सेड दैट, इसकी सोलूशन क्या होगी जो एमिकेबल सोलूशन है? बिकॉज पीटीआई के मौक़िफ़ में अपनी जगह एक तज़ाद नज़र आता है। ऑफकोर्स इसको वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक स्टेक होल्डर के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं। जब ये बना भी नहीं था कमीशन, उस वक्त उन्होंने कहा था जी हम कमीशन को रिजेक्ट करते हैं। अब कमीशन को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हाजिर सर्विस जज जो है वो भी जो है वो इसकी तहकीकात करे, रिटायर्ड जज ना करे। बट आपको और मुझे दोनों को पता है कि कोई जज भी जो है वो अगर इस वक्त आ गया, स्पेशली जो जिसको कंसिडर किया जाता है कि एंटी पीटीआई कैंप का, आई एम सॉरी टू से एंड सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट उसमें भी जो है रिजर्वेशन आएगी। सो माय पॉइंट इज, फिर सुझाव क्या है, एमिकेबल हल क्या है इसका? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस किसी चीज़ को हम पॉलिटिकल स्टंट कह दें। हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट हो, या हो सकता है ना भी हो, मुझे नहीं पता। किसी के पास अगर सबूत है तो अलग चीज़ है। दूसरी बात ये कि बहरहाल ये 6 जो हैं ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, और इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी आप यूँ समझ लें कि उसकी मेजॉरिटी इस वक्त जो है उसने एक कंसर्न शो की है कि जी ये उन पे दबाव है, या जो भी उनके इल्ज़ामात हैं जो भी हैं। और उन्होंने किसको लिखा है? उन्होंने अपने ही एक सुपीरियर इदारे को ख़त लिखा है ना। तो हम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अपने सुपीरियर इदारे को मैंने एक ख़त अगर अपने एडिटर को लिखा है, या अगर हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, तो पहली चीज़ ये कि इसमें गवर्नमेंट को क्यों इंगेज कर लिया गया? वो इदारा ख़ुद इस चीज़ को देखता, इसको एड्रेस करता। मेरे नुक्ते नज़र से सबसे पहला काम चीफ जस्टिस का था कि उन 6 हाई कोर्ट के जजेस को बुलाते, और शायद फुल कोर्ट मीटिंग में भी बुलाते, क्योंकि आपके फेलो जजेस हैं जी, और उनको बुला के उनकी कंसर्न सुनते, बारी बारी सुनते, कलेक्टिवली सुनते। उस पर इस चीज़ को भले आप ओपन ना करते, वो करते, उनकी कंसर्न सुन के उनकी जो भी उनकी वो है और जिस तरीके से भी वो चाहते हैं उसको एड्रेस करते, और उसके बाद जो भी फैसला करना था करते। देखिए, चूँकि उसके अंदर दोनों चीज़ें थीं, उनके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ भी इशारा था, इसलिए शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात की उन्होंने। ये बात ठीक है कि मैं भी जुडिशल कन्वेंशन के हक़ में नहीं हूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें आप जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एग्जीक्यूटिव
की इंटरफेरेंस जो है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के बारे में तो उन्होंने लिखा है उस खत के अंदर, तो आपने यानी जिसके बारे में उन्होंने लिखा है उसी को कैसे हम ये इख्तियार दे दें कि जी वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे। ठीक है, वो नहीं है उसमें, लेकिन ये जब कमीशन अपनी इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत इसकी रिपोर्ट जो है वो उसने गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, उसने सुप्रीम कोर्ट को सबमिट नहीं करनी। फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को भेजे तो अलग बात है, लेकिन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट को ही भेजनी है। अब उसके अंदर जो चीज़ है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट आउट की गई हैं चीज़ें, इट रिलेट्स टू, फ़र्ज़ करें उसमें बगिंग डिवाइस के हवाले से है। बगिंग डिवाइस के हवाले से एक जज जो है वो क्या सबूत दे सकता है? यही तो बता सकता है कि मेरे घर की बगिंग हो रही है, और क्या बताएगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन किसका काम है? इसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका सबूत क्या दे वो जज? उसने ये बता दिया आपको कि भाई ये डिवाइस मिली है, ये मेरे घर की बगिंग हो रही थी, और इससे ज़्यादा और वो क्या सबूत देगा कि उसके घर में बगिंग डिवाइस लगी हुई थी? एक अगर जज ये कह रहा है कि मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि फलां सब जाके मिलें, तो आप हमें जो इंक्वायरी होती है वो आसान नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप किसको बुलाएंगे? जिस इदारे की तरफ वो इशारा कर रहा है उस इदारे को सरबराह को बुलाएगा और उससे कहेगा कि ये इल्ज़ाम है इस जज का, और ये शख्स है, फलां शख्स है जो आया था, ये बात दुरुस्त है कि गलत है? अब एक आदमी के, दो आदमियों के दरमियान कॉन्वर्सेशन है, उसका आप क्या सबूत दे सकते हैं माँ सिवाय इसके कि उसको आइडेंटिफाई करें कि जी ये शख्स आया था? तो इस तरह के इल्ज़ामात की पहली चीज़ ये कि इंक्वायरी आसान नहीं होती। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई इस चीज़ का, मैं पीटीआई के मौक़िफ़ को तो बिल्कुल ही वो साइड में रखें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था, ना पीटीआई को इस तरीके से पोजीशन लेनी चाहिए थी। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद करती, और चाहे वो 4-5 रुकनी एक बेंच बना देते, 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना देते, तो वो ज़्यादा एक तो क्रेडिबल बात होती, दूसरे क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव की तरफ भी इशारा है तो एग्जीक्यूटिव को भी कॉल करते, इंटीरियर सेक्रेटरी को भी कॉल करते, हर किसी को करते। तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ, मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से इस पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल किया गया, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मिस हैंडल किया। मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट को ये इजाज़त देनी चाहिए थी कि जी आप कर लें इंक्वायरी। भाई वो तो यानी आप किसके सुपुर्द कर रहे हैं इंक्वायरी? चाहे मैंने फिर शुरू में ही बात की थी कि तसद्दुक़ जिलानी साहब एक इंतहाई क्रेडिबल वो हैं, बट 1 मेंबर कमीशन इतने सीरियस चार्जेस में आप किसी को माने ना माने, लेकिन 6 अगर हाई कोर्ट के जजेस किसी बात पे अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं तो ये इतना मामूली वाक़या नहीं है, ये गैर मामूली वाक़या है। और चूँकि हमारे यहाँ सोसाइटी पोलराइज है, जुडिशरी पोलराइज है, हमारे यहाँ पूरे सोसाइटी पोलराइज है, तो हमें वही फ़ैसला अच्छा लगेगा जो मेरे हक़ में, वही फ़ैसला बुरा लगेगा जो मेरे ख़िलाफ़ है। चाहे इस बात, ये तो हम उस नहज पर तो अभी हैं ही नहीं कि जी अगर मेरे खिलाफ भी फैसला होगा तो मैं कहूँगा कि हाँ ये फैसला तो दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल है यही होगा कि अगर फैसला चाहे ये कमीशन इंक्वायरी करे या सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, दोनों के नताइज को जिसके हक में होगा वो कबूल करेगा, जिसके हक में नहीं होगा वो रिजेक्ट करेगा। आमिर ज़िया साहब, पहले प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट था उसमें ये बात हुई थी कि ये मामला इतनी जल्दी इट वोंट डाई सो इजीली, या ये है कि इट बी शव्ड अंडर द कार्पेट, वो वाला सीन नहीं होगा। लेकिन ये बात तो मेरा ख्याल है जो मज़हर साहब की उसे आई विल एग्री हेयर अगेन कि जिस किस्म का भी फैसला है, चाहे जो भी इसकी इंक्वायरी करे, इसके नताइज जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उस बात से। जो मजहर साहब ने बात की कि पोलराइजेशन है, वाकई है। आप अभी देखें ना कि बहस हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि एक मीडिया में क्या बहस हो रही है, आम लोग क्या बहस कर रहे हैं। कुछ लोग वो हैं, कुछ लोग क्या आधे पाकिस्तानी होंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि जी इनकार का जो आगाज है, ये जो खत है, डिफाइंस जो है, वो इन जजेस से शुरू होती है, और समझते हैं कि अभी अलामत बन गए इस मुल्क में उसकी, मतलब है इनकार की, और ये बहुत, मतलब है बहुत बड़े हीरो हैं। फिर एक दूसरा हमें एक्सट्रीम नजर आता है, वो ये कहता है कि नहीं जी,
कि जनाब ये लोग तो पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड है, और इस हद तक लोग चले जाते हैं कि जनाब पीटीआई के इशारे पे हो रहा है। तो ये दो बिल्कुल इंतहाएं हैं। अच्छा, इस इंतहाओं के बीच में दरमियान की क्या राह निकलेगी और कैसे निकलेगी, और कोई भी फैसला अगर हो गया तो कौन कबूल करने जाएगा, उसको ये सवाल है हमारा। और मेरे ख्याल में इस पे कोई भी मतलब कोई बिल्कुल आसान फैसला नहीं होगा। अच्छा, मेरी कुछ सीनियर वकला से बात हुई जब ये पूरे स्कैंडल सामने आया और ये खत आया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी देखें, हाई कोर्ट का जज कोई मामूली शख्स नहीं होता, बहुत ताकतवर है। उसका अगर उसमें देखें, किसी को भी बुला सकता है, और उनको इतना आईन और कानून का बिल्कुल इल्म होता है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो था वो फोरम नहीं था खत लिखने का, क्योंकि वो जाहिर है कि वो तो जजेस के खिलाफ जो इंक्वायरी होती है उसको देख रहा होता है। तो उनका एक मतमे नजर ये था, क्योंकि देखिए मैं कानून से ना बलदूं, मैं तो सिर्फ वो बात करूं जो वकीला ने हमें बताई। उनका कहना है कि जी जजेस को तो चाहिए था कि फर्ज करें किसी के खिलाफ शिकायत है, आप शुरुआत करते हैं जी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से, आप थानेदार को बुला लेते हैं, खुद चले जाते। कहीं पर जब आपकी कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी कंप्लेन है, आपने कोई अनलॉफुल किसी ने धमकी दी है, कोई अगवा हो गया है, जो भी चार्जेस लगे हैं, तो उसका कहीं से मतलब है आपको कंप्लेन लॉन्च कराएंगे जहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और हाई कोर्ट के जज को इतना आसानी से ही नहीं होगा कि उसको बिल्कुल शटअप कर दिया जाता है। कोई वो मजलूम साहब की नहीं कि उठा के ले गए उसको, जो मर्जी कर दिया उसके साथ का। तो ये नहीं है। तो जजेस के पास वो इख्तियार था। अब उन्होंने जाहिर है कि अपने विजडम में उन्होंने सोचा कि हम अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और उस पर तकसीमें हमारी हैं, उस पर कोई इत्तेफाक नहीं कर रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट का गालिबन उसमें भी दो राय हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बन गया। तो ये हम लोग जो है दायरों में घूम रहे हैं। और मैं फिर वही कहूंगा कि जो असल मसला है वो मसला ये कि जी पोलराइजेशन है, और कोई म्यान रवि की फोर्स नहीं है कि चीजों को इत्तेदाल पे लाए। ये खत भी जो है अलामत है एक और बीमारी का, जिसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते। मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और उसके मुख्तलिफ आप अमराज की शक्ल में आप सिम्टम्स देखते हैं। कभी नजला हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी दर्द होता है हमारे सिस्टम को, लेकिन कोई ना कोई मर्ज लाहक है, और उस वक्त तक लाहक रहेगा जब तक हम चीजों को बिल्कुल दुरुस्त नहीं करते, यानी कि आईन और कानून के मुताबिक चले। आप मतलब है शफाफियत से मतलब है हर चीज होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर आप देखेंगे कि ये चीजें बार बार होंगी। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, मैं तो कोई इस पोजीशन में नहीं है कि हम कहें जजेस दुरुस्त हैं, जजेस गलत हैं, उन्होंने गलत किया, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि इस मुल्क के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और आने वाले दिन जो है वो उसमें हालात मजीद से मजीद पेचीदा होंगे, और मुझे कोई सुनहरी किरण नजर नहीं आ रही जहाँ से अब मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जी अच्छा, बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब, एक तरफ तो सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल डिवाइड है, वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त पीटीआई इस मामले को लेके जो पीटीआई की पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तजाद जो है वो नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो है वो पीटीआई के जो लीगल फटर्निटी है, जो लीगल उनके एडवाइजर्स हैं, उनकी जाने से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नियाज़ुल न्याज़ी साहब ने। ज़रा वो सुनवा देती हूँ, और उस पर फिर कल मेरे प्रोग्राम में जो रद्द अमल आया अली मोहम्मद खान साहब का, वो भी सुनवा। पाकिस्तान काजी फायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते। तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इमरान खान साहब के हुक्म पे, तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं है। तहरीक इंसाफ ने न चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, न चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इस्तीफा वगैरह नहीं मांगा। परसों इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मैं भी उसमें मौजूद था, उसमें खान साहब ने किसी इस्तीफे वगैरह की बात डिमांड नहीं की। अच्छा, अब क्या समझते हैं अतर काज़मी साहब, एक तरफ पूरी इनफरादी कैपेसिटी में तो वो बात नहीं कर रहे, लीगल उनका विंग जो है वो सारे उसमें मौजूद हैं, उसमें पंचोता साहब भी हैं, शुएब शाहीन साहब भी हैं, रऊफ हसन साहब बैठे हुए हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं, और भी लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, और दूसरी तरफ अली साहब ये कह रहे हैं कि जी ये बानी पीटीआई ये नहीं चाहते। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये क्या अंदर पॉलिसी क्या चल रही है इस वक्त? देखिए, ऑब्वियसली डिवाइड आपको नजर आती है, बिल्कुल वाजे दो धड़े हैं, बल्कि क्या पता दो से भी ज्यादा धड़े हैं, और जो मुख्तलिफ सोच आज पेशावर में भी नजर आया। जी, जहां तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है, ये एक आधे दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस प्रेस टॉक से पहले, जिसमें वाजे तौर पे तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पॉलिसी स्टेटमेंट हसन रऊफ साहब देंगे जमात की। तो हसन रऊफ साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जहां पे ये मुतालबा किया गया। अब खान साहब का क्या है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि इमरान खान पिछले काफी महीनों से अपनी लीगल टीम को ये कह रहे हैं कि आप जाके इस मोअज़्ज़िज़ जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें और खुल के उनका नाम लें कि हम इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि ये हमारे केसेस ना सुने, इस जज साहब के हवाले से हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
तो वो तो बार बार खान साहब आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, अली मोहम्मद खान साहब उस तरह के नहीं हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई लूज टॉक करें या कोई इस तरह की बात जो है वो खुद ही कर दें। रिस्पॉन्सिबल एक आदमी है एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डव्स इन द पार्टी। सो क्या आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? जी, अब यू समड इट अप वेरी वेल। वो डव है पार्टी की, ठीक है कि नहीं? तो वो चाहते हैं कि अमन अमान से चीजें चलें, लेकिन जो बातें आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी वो इमरान खान के ख्यालात की एक तरह से तर्जुमानी कर रहे थे। वो मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो दुरुस्त कह रहे थे या उनका मौकिफ दुरुस्त है, लेकिन ये इमरान खान की सोच है। और कुछ लोग जो है जमात में वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें चीजों को साथ लेके चलना है। अब ये बात हो रही है कि जितना हम इस पे नरमी दिखाएंगे हमें सेंटर की तरफ से कुछ नहीं मिलना। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ना आपका आईजी तब्दील हो रहा है, ना आपको चीफ सेक्रेटरी वफाक दे रहा है। तो जो वो मर्जी है वो कर रहे हैं, फिर वो आपसे मुलाकातें भी करवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दो धड़े हैं बिल्कुल वाजे। एक वो जिनको इमरान खान की हिदायत है कि आपने जाके एक एग्रेसिव टोन लेनी है। एग्रेसिव धड़ों में भी जो है वो काफी धड़े हैं, फिर डव्स हैं, वो हॉक्स के अंदर भी काफी धड़े हैं। वो है, पर मेरे ख्याल में वो काफी हद तक जो है ना वो हो सकता है आपस में उनका इख्तलाफ हो, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान के जज्बात की या उनकी नजरियात की या जो भी उनका मौकिफ है उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इमरान खान के मौकिफ से थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा तो नहीं, काफी हटके लगता है वैसे। चले ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल साहब की तरफ चलते हूँ। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पीटीआई के अंदर जो तजादात हैं, मौक़िफ़ में तजादात हैं, वो हमने सुनवा दिए, दिखा दिए। पीटीआई की जो इंटरनल रिफ्ट है वो सिर्फ इधर नहीं बल्कि आए दिन जो है नज़र आती है। आज भी उनकी एक बड़ी रैली थी जिसमें कोई ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई। पेशावर में जो रैली थी और उसमें बाकायदा ये भी नज़र आया कि अगर बैरिस्टर गौहर जो है वो तकरीर कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है वो मरवत साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं, फैसल जावेद साहब जो हैं वो इंटरप्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें भी नज़र आई, बदनज़मी वहाँ पर भी नज़र आई। ऐसे माहौल में जो पीटीआई कह रही है कि जी हम मुल्क की एहतजाज जो है वो करेंगे, आपको क्या लगता है कि will they be able to create some problems, some difficulties for the government? नहीं, मैं समझता हूं कि आज के एहतजाज ने, ये आज जो पेशावर में हुआ है, जो कराची में एहतजाज हुआ है, उसने उनके एहतजाज की रैली गुब्बारे में से हवा निकाल दी है और ये समझ आ गया है कि उनके पास एहतजाज करने की इस वक्त वो पब्लिक कैपेसिटी मौजूद नहीं है जिसके नतीजे में वो कोई एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन मैं दो तीन बातों का और भी जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। एक तो ये कहा गया कि जी बार बार के जी इसकी जजेस सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी चाहिए और जजेस को इसकी इंक्वायरी कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। पहली बात आप ये समझें कि ये जिन जजेस ने ख़त लिखा है वो आइन और कानून हमसे ज़्यादा जानते और समझते हैं और हम ये मानते हैं कि उनको आइन और कानून हमसे ज़्यादा पता है। तो क्या वो इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन नहीं कर सकते थे? 6 जजेस मिलकर एक पिटिशन कर देते, इस खत को एक पिटिशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में ले आते। ये रवायत तो मौजूद है कि हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जाती मुफाद के लिए, उनके सामने भी तो मामला रखा, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। देखें, वो उनका चीफ जस्टिस भी उसका फोरम नहीं है, उनके चीफ जस्टिस के पास क्या अख्तियार है उसके ऊपर। मैं यही कह रहा हूं कि हर जज आज खुद इतना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है कि वो एक मुकदमा जब उसके पास आ जाता है तो चीफ जस्टिस भी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, उससे वो मुकदमा वापस नहीं ले सकता, उससे फैसला तब्दील नहीं करा सकता। हर जज अपने अंदर मुकम्मल आज़ाद जज है और जब वो मुकदमा सुन रहा होता है तो उसके पास चीफ जस्टिस, वो खुद ही चीफ जस्टिस होता है। आप ये बात समझें, ये जजेस ना इनको चीफ जस्टिस के पास जाने की जरूरत थी, ना कोई खत लिखने की जरूरत थी, ये आज खुद कार्रवाई करने के मजाज थे। और दूसरा, अगर इनको बहुत ही सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहिए थी, कोई फैसला दरकार था, तो ये पिटीशन कर सकते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में 6 जज जाके पिटीशन डाल देते कि हमारे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल, मुझे जरा इस चीज पे भी जो है वो मेहमानों का मौक़िफ़ लेने दीजिए। मैं जरा मज़हर साहब की तरफ चलती हूँ। मज़हर साहब, लीडरलेस पीटीआई इस वक्त जो है,
क्या गवर्नमेंट के लिए कोई थ्रेट पोज कर सकती है? जो कहा जा रहा है जी मुल्कगीर एहतजाज होंगे, उसमें कोई आपको लगता है they'll be able to create some difficulties, स्पेशली जो आज की विजुअल्स नजर आए हैं, जो मौक़िफ़ में तज़ादात नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पीटीआई को रमज़ान में इस तरह की चीज़ें करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि आपको पता है कि रमज़ान की डायनामिक्स अलग होती हैं। आप बेहतर था कि ईद के बाद जो भी आपने लायामल बनाना था ईद के बाद बनाएं उसमें। और मैं फॉर दैट मैटर मैं अपने ही बिहाफ पे कह सकता हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी के बारे में एक कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता कि जी इनमें कैपेसिटी है या नहीं है। पीटीआई में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स पहले दिन से हैं, जब से पार्टी बनी है उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशनल, और अब ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जाने के बाद और ज़्यादा खुलकर सामने आई हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और ज़्यादा वसी हुए हैं। उनके पार्टी के अंदर हमेशा से कई ग्रुप्स रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, क्या पीटीआई में एजिटेशन की कैपेसिटी है या नहीं है, उनकी जो पिछले 1-1.5 साल में चीज़ें देखी गई उसमें उनकी वो कैपेसिटी तो नहीं नज़र आई जो एजिटेशन वाली कैपेसिटी है। लेकिन जाहिर है उनके पास से एक बिल्कुल है कि उनका वोटर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। उनका अगर कभी भी इलेक्शन की सूरत में उनके वोटर ने प्रूफ किया है कि उसने किस तरीके अस खुद, इसमें कोई पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स का, लीडर्स का इसमें वो नहीं है, वोटर्स ने अस खुद चीज़ों को स्ट्रैटेजी बना के वोट डाले हैं उन्होंने। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं पीटीआई के अंदर। अब पता नहीं कौन पीटीआई का स्पोक्समैन है कौन नहीं है, ये नोटिफिकेशन भी किसने जारी किया है किसने जारी नहीं किया, लेकिन एनीवे लेकिन ईद के बाद असल इम्तिहान होगा। ठीक है, अगर पीटीआई कोई मूवमेंट चलाने की बात कर रही है तो उसका टेस्ट जो है वो ईद के बाद होगा। कि एक तरफ वो कलेक्टिव बात कर रहे हैं कि जी हम मुख्तलिफ और जमातों को मिला के चलाएंगे, फिर वो एक तरफ सोलो फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह होंगी। दूसरी बात देखिए, अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें क्या पता कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे उन्होंने ख़त लिखा। फेयर इनफ, हमें क्या पता कि किस जज पे कितना प्रेशर है कि जिसकी बिना पे दोनों में मुझे आमिर ज़िया साहब और अतर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू पे चाहिए। बिल्कुल गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम। आमिर ज़िया साहब, आपको लगता है कि कोई इशू जो है वो पीटीआई क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली जिस किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं? असद कैसर साहब का भी ट्वीट सामने आया, उसमें भी तनकीद की गई चीफ मिनिस्टर पे, और जो सारी चीज़ें चल रही हैं आपके सामने हैं इस वक्त। एक बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि पीटीआई जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। एक तो उसकी मारूजी चैलेंजेस उसके सामने कि भाई रियासत का एक उसके ऊपर जबर चल रहा है, उस पर क्रैकडाउन चल रहा है, फिर उसकी अपनी मौजूदी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं कि लीडरशिप उसके अंदर है, रहनुमाई नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन गैप है कि उस वक्त लीडरशिप में लोग हैं वकला हजरात, उनका ज़ाहिर है कि पार्टी से उस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उनकी सपोर्ट बेस इंटैक्ट है। अच्छा, लेकिन हमारी ये जो है ना कि जी वो क्या कर सकेंगे, देखें असल खतरा हुकूमत को अपने आप से ही है। और असल खतरा ये है कि जी एक तो खुद हुकूमत में जो कंट्रडिक्शन है हमें पता है कि क्या है, फिर क्या उनकी कैपेसिटी और एबिलिटी है कि वो डिलीवर कर सकें इकोनॉमिक एजेंडा, इस मुल्क का फॉरेन अफेयर्स का एजेंडा, सिक्योरिटी का एजेंडा, क्योंकि ये लोग पहले भी रहे हैं ना हुकूमत में, तो उनकी कारकर्दगी उसी तरह की रही है। अब डॉक्टर मारिया जिस तरह के प्रोग्राम करती हैं उसी तरह की करेंगी ना प्रोग्राम, एकदम आप बदल तो नहीं जाएंगी कि 6 महीने के बाद आप आएंगी। तो यही शहबाज शरीफ साहब वही करेंगे। चले आमिर ज़िया साहब, मुझे प्लीज जरा अतर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे ले दीजिए। अतर साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस, बिल्कुल क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई से ज्यादा ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हुकूमत के लिए बड़ा मसला है, जिस तरह की मौशी हालात हैं। और मुझे ये लगता है कि वो जिस तरह कहते हैं ना एक परफेक्ट स्टॉर्म है, मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, जजों का खत आ रहा है, इकोनॉमी में मसाइल हैं, इंटरनेशनली आपके इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर हुकूमत के लिए इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। अतर साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल साहब आपका, मज़हर साहब आपका, और आमिर ज़िया साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।